तो बच्चों गुड इवनिंग। अपन ने एक इंडिफरेंस कर आपने आई होप देख लिया होगा वीडियो, है ना। तो वो मैंने तरीके से पढ़ा के उसको ख़त्म कर दिया था। अब मैं आज आपको नई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा अपना। दैट इज़ बजट लाइन। अब आपने अगर अजम्पशन पे फोकस किया होगा इंडिफरेंस कर्व के, तो क्या बोलते हैं उसके अजम्पशन। अपन ने पढ़ा ना, इनकम कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट, नॉर्मल सब्स्टिट्यूट है बराबर। एमआरएस हमेशा गिरेगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन टू मेंटेन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। पढ़ेगी नहीं पढ़े सब अजम्पशन। प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट अजम्पशन है जिस पे अपन डिस्कशन करने वाले हैं। उसी से रिलेटेड मैं एक चीज़ पढ़ाने वाला हूँ आपको, बजट लाइन। मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, कुछ डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। पहले आप समझो, एक चीज़ तो आपको पता है, आपने पढ़े कि हायर आईसी कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हर कोई चाहेगा कि वो मोर ऑफ, एग्जाम्पल में मोर ऑफ सैंडविच और मोर ऑफ बर्गर यूज़ करे, है ना। क्योंकि रैशनैलिटी क्या बोलती है इकोनॉमिक्स में कि कंज्यूमर ट्राई टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन, अगर उसकी इनकम उसके पास है तो हर कोई चाहेगा कि मैं मोर ऑफ सैंडविच, मोर ऑफ बर्गर कंज्यूम करूँ, मैं मोर ऑफ रोटी खाऊँ, मैं मोर ऑफ चावल खाऊँ, मैं मोर ऑफ लग्जरी यूज़ करूँ। ये होता ना। तो जब आप मोर की तरफ जाते हो तो यू कॉल्ड एज ए रैशनल हु ट्राई टू मैक्सिमाइज इज सेटिस्फेक्शन, है ना। और जो इंडिफरेंस कर जब अपवर्ड जाते हैं, आउटवर्ड आउटवर्ड, मतलब क्या हो रहा है, इनकम आ रही है तभी तो आगे जा रहे हैं हम लोग। बराबर है कि नहीं बराबर है ना। हमने डायग्राम पढ़ा है ना कि भाई ये जो आईसी कर्व है और ये जो आईसी कर्व है, इसमें जो कॉम्बिनेशन होंगे और इसके जो कॉम्बिनेशन होंगे, डेफिनेटली इसके कॉम्बिनेशन का सेटिस्फेक्शन इसके मुकाबले ज़्यादा होगा, बट इन तीनों का सेम होगा। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो चीज़, याद है। अब डेफिनेटली मोर ऑफ गुड्स चाहिए, मोर ऑफ सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो देखो यहाँ एक हल्की सी चलने लगी, दो लिमिटेशन यहाँ पर उन्होंने दिखा है। अगर ऐसा चाहिए, यू हैव टू पे द प्राइस फॉर, यू हैव टू पे द प्राइस फॉर द गुड्स एंड सेकंड ही हैज़ अ लिमिटेड मनी इनकम। ये दो अपन ने चीज़ें पढ़ी थी जो अजम्पशन में था कि कॉन्स्टेंट है। तो पहले बात तो इनकम अगर बढ़ेगी तो मैं ज़्यादा पे करूँगा अगर हायर एंड डिफरेंस कर में जाना है, और जो प्राइस है या तो वो कॉन्स्टेंट रहे, क्योंकि अगर वो बढ़ा तो फिर मेरे लिए मुश्किल होगा। बजट लिमिटेशन में आया तो मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है उसमें, कंज्यूमर चॉइसेस आर लिमिटेड बाय द बजट अवेलेबल टू हिम। यार मेरे पास पैसे, फॉर एग्जांपल मैं 1000 रुपये अगर कमा रहा हूँ और किसी चीज़ पे अगर मैं 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ और मेरे पास अगर 2000 आते तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उस चीज़ पे 200 रुपये खर्च करूँगा, है ना। हो सकता है मैं 100 रुपये खर्च करूँ, मैं उतनी ही क्वांटिटी ले जाऊँ, है ना। यानी सॉरी, कम क्वांटिटी ले जाऊँ उतने ही पैसे में, है ना। डिपेंड करता है वो चीज़ मेरे लिए कितनी ज़रूरी है, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर देखो लिखा ना, कभी कभी आपका खर्च आपके बजट की वजह से कम हो जाता है, मे नॉट एक्सीड इट। जितना पैसा भाई, जितना बजट होगा, जितना पैसा होगा, मैं उतना ही खर्च करूँगा, उससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता। तो एल्जेब्रिकली क्या होता है, ये वर्ड आया ना बार बार, लिमिटेशन। बजट की लिमिटेशन होती है फॉर टू गुड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्स एंड वाई। कौन से गुड थे ये अपन ने इंडिफरेंस में, नॉर्मल सब्स्टिट्यूट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेड एंड बटर नॉर्मल सब्स्टिट्यूट्स है, सॉरी समोसा एंड बर्गर नॉर्मल सब्स्टिट्यूट्स है। यार एक समोसा कम दे, मैं बर्गर खा लेता हूँ, नॉर्मल है। अगर देखो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं तो फिर मैं कोई भी एक चीज़ यूज़ करता, समोसा समोसा, दो समोसे थोड़ी ना खाता। अगर वो क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, क्लोज का मतलब आपको समझ में आया होगा ना, टी कॉफ़ी, तो फिर मैं एक ही चीज़ पीऊँगा ना। यहाँ अपने को दोनों चाहिए, एक से हम लोग सेक्रीफाइस करके दूसरे को गेन करते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई अपॉन क्वांटिटी ऑफ वाई इज लेस देन और इक्वल टू बजट। डेफिनेटली या तो ये जो प्राइस है, या तो बजट जितना होना चाहिए बजट से कम होना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा होगा तो मेरी औकात के बाहर हो जाएगा। लॉजिक समझा। जितना पैसा है या तो मैं उतना ही पे कर पाऊंगा, अगर 100 रुपये है मेरे पास तो 100 रुपये ही पे कर पाऊंगा, या 100 रुपये से कम, उससे ज़्यादा तो नहीं। तो लॉ बोल रहा है हाँ हाँ, हम भी तुमको ये बोल रहे हैं कि जो चीज़ तुम खरीदने वाले हो या तो वो 100 रुपये की रहेगी या 100 रुपये से कम की रहेगी। सिंपल, ज़्यादा की रहेगी तो हो गया, अब खेल खत्म हो गया। पी एक्स और पी वाई प्राइसेस हैं और एक्स और वाई क्या है, क्वांटिटीज ऑफ गुड्स हैं, ये तो क्लियर हो गया। और बी इज़ द टोटल मनी अवेलेबल टू द कंज्यूमर, बी इज़ द टोटल मनी अवेलेबल टू द कंज्यूमर। बहुत ही ज़बरदस्त है, मज़ा आने वाला पढ़ने में। तो क्या लिखा उसमें, द बजट लिमिटेशंस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द बजट लाइन, और इसको हम प्राइस लाइन भी कहेंगे, क्योंकि हम उतना ही पे करेंगे जितना हमारा बजट होगा। तो बी इक्वल्स टू पी रहेगा हमेशा। अरे हाँ कि ना, ये लेस देन, यानी प्राइस अगर लेस देन रहेगा तो जहाँ प्राइस बढ़ा वहाँ तो फिर मेरी औकात के बाहर हो जाएगा, इसलिए हम उसको प्राइस लाइन भी कहते हैं। जितना प्राइस है ना, जितना बजट मैं उतना ही प्राइस पे कर पाऊंगा, और प्राइस अगर मेरे बजट में होगा तो बजट लाइन शोज ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स
जिसमें कंज्यूमर कैन स्पेंड बाय स्पेंडिंग हिज मनी इनकम डेफिनेटली ऑन ए गिवन प्राइस, ऑन ए गिवन प्राइस। मान लो एक गुड, फॉर एग्जांपल ऐसा मान लेते हैं गुड वाई जो है वो 10 रुपये का है। थोड़ा नीचे ला लेता हूँ मैं। ये जो गुड वाई है एग्जांपल के तौर पर 10 रुपये का है, तो अब मेरे पास 100 रुपये है। मनी इनकम कितनी है? 100 रुपये। एग्री? अब अगर पूरे 100 रुपये में इसमें खर्चा कर दूँ तो मेरे पास 10 क्वांटिटी के गुड्स वाई आ जाएंगे, 10 आएंगे ना। जो गुड एक्स है वो 20 रुपये का है, तो अगर मैं पूरे 100 रुपये इस पर खर्च कर दूँ तो कितनी आएंगी? 5 आएंगी, 5 क्वांटिटी। तो ऐसा तो करना नहीं है। लॉ क्या बोलता है? ये भी कंज्यूम करो, ये भी कंज्यूम करो। तो मुझे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं कि नहीं? अब मैं एज ए कंज्यूमर डिसाइड करूँगा कि इसको कितना खरीदूँ, इसको कितना खरीदूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिसाइड कर लिया कि इसको मैं 2 क्वांटिटी का खरीदूँगा, तो मतलब 40 रुपये इसमें लगेंगे। और इसको मैं अब 2 बचे कितने मेरे पास? 60 रुपये, तो ये आएगा 6 क्वांटिटी के, तो 6:3 ऐसी कुछ रहेगा। एक एग्जाम्पल दे रहे कि सब जा रहा हो यार, 6:2 है ना। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं गुड एक्स को 3 क्वांटिटी का खरीदूँगा, तो 60 रुपये इसमें लग जाएंगे मेरे को। अब इसकी 4 क्वांटिटी आएगी, तो 4:3 बराबर है कि नहीं बराबर है? बस मुझे तो कोई जो कॉम्बिनेशन बेस्ट लगेगा मैं वो चूज़ करूँगा। बजट लाइन देखो आप, है ना। अब देखो ये आपका बजट है, तो या तो इस पे जो प्राइस होगा उस उतना खर्च करूँगा, या उससे कम, कम वाला मतलब अंदर का पोर्शन। ये जो एच है ये मेरे बजट के बाहर की औकात का है, इसको बोलेंगे ओवर दी बजट। ओवर दी बजट, ये मेरे बजट को एक्सीड कर गया, तो ये तो मेरे कंजम्पशन में नहीं आएगा, एच। ठीक है ना। यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 100 रुपये हैं, तो अगर मैं अपने 100 रुपये को खर्च करना चाहता हूँ इन दोनों गुड्स पर, तो या तो वो इस लाइन पे पड़ने वाले कर्व पे आएंगे, जैसे कर्व अभी बनाऊंगा ना मैं, या अंडर कंजम्पशन बोल सकते हैं आप इसको। ये तो मेरे कंजम्पशन के बाहर हो चुका है, औकात के बाहर हो चुका है। यानी इस लाइन को अपन क्या बोलेंगे? B=P, जितना बजट उतना प्राइस, या जितना प्राइस मेरे पास उतना बजट। और K को बोलेंगे अपन P=B, मतलब आपको अपने बजट के मुकाबले कम पे करना पड़ रहा है। तब कंज्यूमर तो रैशनल है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो अगर मैं यहाँ छोटा सा उदाहरण देने के लिए आपको बनाता हूँ, जैसे मैंने एक कर्व बनाया फॉर एग्जांपल ये, तो ये जो K पॉइंट है ये आपके अंडर द बजट है। तो आप तो चाहोगे ना कि यार चलो थोड़ा कॉम्बिनेशन को बढ़ाया जाए, चाहोगे कि नहीं चाहोगे? हायर इंडिफरेंस कर गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो आपने और बढ़ाया, ध्यान देना, ये आपने एक और बढ़ाया, ये IC1 हुआ आपका इंडिफरेंस कर्व 1, ये इंडिफरेंस कर्व 2। अब यहाँ मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक्स। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, एक्स का जो सेटिस्फेक्शन है वो K से ज़्यादा होगा, क्योंकि एक्स हायर इंडिफरेंस कर्व में और K लोअर में। अब यहाँ के ना, और जो H है वो तो आपके औकात के बाहर है, क्योंकि आपके 100 रुपये तो उस लाइन में ही खत्म हो गए ना। ये आपकी बजट लाइन है, इस लाइन पे जो कर्व टकराएगा या कर्व इसके अंदर होगा उतना आप खर्च कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। क्लियर है? अगर आपको H खर्च करना है, H ध्यान देना, H खर्च करना है तो फिर आपको अपनी बजट लाइन बढ़ानी पड़ेगी, मतलब आपके पास भी ज़्यादा पैसे चाहिए। लॉजिक समझा मैंने क्या बोला? वो तो है नहीं आपके पास में अभी, तो क्या बोल दिया भाई ने? इट शुड बी नोटेड दैट एनी पॉइंट आउटसाइड द गिवन प्राइस लाइन H बियॉन्ड द रीच ऑफ द कंज्यूमर, वो औकात के बाहर है। उसके लिए मुझे फिर अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, जो अपन अभी नहीं अज्यूम कर रहे कि उतनी है जितनी थी। और जो विद इन द लाइन है कि वो शोज अंडर स्पेंडिंग, तो अपन ना अंडर स्पेंडिंग में बिलीव करते हैं ना ओवर स्पेंडिंग में, अपन करेंगे ऑप्टिमल स्पेंडिंग जो लाइन में आएगी, बजट लाइन में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू प्राइस रेशियो ऑफ 2 गुड्स। मैंने बढ़ा दिया आपको, ये स्लोप है, इसी बजट लाइन को हम प्राइस लाइन भी कहेंगे। क्लियर है? प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई, है ना। ये हो गया प्राइस ऑफ वाई और ये हो गया प्राइस ऑफ एक्स यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हुआ मैंने क्या बोला आपको? इस बजट लाइन में जो भी कर्व आएगा वो हमारे लिए सबसे, ये एक कर्व हुआ, ये दूसरा कर्व हुआ, डेफिनेटली मैं इस पे जाऊंगा, है ना, क्योंकि मुझे इस पॉइंट पर क्या मिलेगा? हायर सेटिस्फेक्शन एज कम्पेयर टू दिस पॉइंट के। अब आप बोलोगे सर ये भी तो कॉम्बिनेशन है, मगर वो लोअर इंडिफरेंस कर्व में ना भाई, अपन हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाते हैं ना, है कि नहीं। और ये वाले कॉम्बिनेशन में जाने के लिए मुझे और बजट लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, जो मेरे पास में अभी नहीं है। तो B=, है ना, PX/PY। समझा आपको क्या बोला मैंने? प्राइस रेशियो, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, एक्स का जो प्राइस होगा, बी का जो प्राइस होगा, उसको अपन रेशियो निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा अपने को, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? पहले समझो। व्हेन इट गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन,
क्लियर? ये क्या लिखा इसमें? इंडिफरेंस करंट बजट लाइन वर इन ए पोजीशन एक्सप्लेन हाउ अ कंज्यूमर रीचेज इक्विलिब्रियम पोजीशन। जहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन है मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, वेयर ही इज डिराइविंग मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द गुड्स एंड देर इज नो पोजीशन टू रीअरेंज इज परचेज ऑफ गुड्स। मतलब जिस पोजीशन पे है वो खुश है, ना वो उस पोजीशन से कम होना चाहता है ना ज़्यादा होना चाहता है। ज़्यादा होने के लिए तो इनकम भी नहीं है, और कम होगा तो अंडर कंजम्पशन होगा। मैं पढ़ाया भी था ना आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या होता है। जितना है मैं उतने में खुश हूँ, ना कम ना उससे ज़्यादा। ज़्यादा इसलिए नहीं क्योंकि इनकम नहीं है, ये बात अब बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। अब वी अज्यूम, उसके लिए अपने को कुछ चीज़ें अज्यूम करनी। पहला, कंज्यूमर के पास एक इंडिफरेंस कर्व है बना हुआ है उसके दिमाग में, एक मैप अच्छा, विच शोज इसके उसके पास प्रेफरेंसेस है, अलग अलग कॉम्बिनेशन है गुड्स के। यार एक बात बताओ, हर किसी के पास में, मैंने इंडिफरेंस कर्व में पढ़ाया था, हर किसी का अपना एक प्राइमरी प्रेफरेंस होता है। जैसे मैं 3 रोटी खाता हूँ और 1 प्लेट चावल खाता हूँ, तो ये मेरा प्राइमरी प्रेफरेंस है। लॉजिक समझ रहा है ना? तो जैसे मैंने कर्व बनाया, 3 प्लेट और 3 रोटी और 1 प्लेट, ये अब मैं इसके बाद ए नाम दे दिया, अब इसके बाद मैं 2 रोटी 2 प्लेट चावल खाऊंगा, तो ये मेरा सेकेंडरी होगा। लॉजिक समझ रहा है? फिर उसके बाद तो ये तो तय है ना। तो आपको स्केल ऑफ प्रेफरेंस आपका पता है कि आपको कितना चाहिए, ठीक है। फिर आपकी मनी इनकम फिक्स है, क्योंकि मनी इनकम बढ़ी तो मैंने आपको बोला, फिर मतलब ही नहीं है ना? और वो पैसा आप दोनों पे खर्च कर दे रहे हो, मतलब दोनों गुड्स पे कुछ भी बच रहा नहीं है। ये एक लॉजिक हुआ, ये एक असम्पशन हुआ। दोनों का प्राइस फिक्स है, क्योंकि प्राइस अगर कम ज़्यादा हुआ तो फिर इनकम से लिमिटेशंस हो सकती हैं। और ऑल गुड्स आर होमोजीनियस एंड डिविजिबल। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर पूरे समोसे हैं तो वो पूरे समोसे होमोजीनियस हैं, और पूरा बर्गर है तो पूरे बर्गर होमोजीनियस है। समोसा और बर्गर होमोजीनियस नहीं हो सकता। और वो डिविजिबल है क्योंकि कंजम्पशन लॉ है, उसको हम डिवाइड करके कंज्यूम कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? होमोजीनियस तो समझता है आपको एक जैसे, और कंज्यूमर रैशनली बिहेव करने वाला है, मतलब वो अपने सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा। बट उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको अपनी पूरी इनकम को स्पेंड करना पड़ेगा। अंडर स्पेंडिंग से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, और ओवर स्पेंडिंग हम पढ़ेंगे नहीं, और ओवर स्पेंडिंग हमारी औकात के बाहर ही होना चाहिए। अब देखो कितना ईजी डायग्राम है, ये आपकी बजट लाइन है, देखिए बनी हुई है ऑलरेडी। अब उस बजट लाइन पर कितने सारे इंडिफरेंस कर्व है और उन पर कितने सारे कॉम्बिनेशन आप देखो। अब आप मुझे खुद बताओ, चलो अपन खेलेंगे आपके साथ में। जो आर है वो कौन सा इंडिफरेंस कर्व का है? देखो IC1 का है, यानी लोएस्ट दिख रहा है। भले आपके बजट में आ रहा है, बट उसमें लेस नंबर ऑफ गुड्स वाई होंगे, लेस नंबर और लेस नंबर ऑफ गुड्स एक्स, क्योंकि सबसे लोएस्ट इंडिफरेंस कर्व का है ना। एस का है, एस सर IC2 का है, तो आर से तो ज़्यादा है वो, बट क्यू से कम है। एग्री? जो एस है इट इज़ मोर देन आर बट लेस देन क्यू। तो एस में जो नंबर ऑफ गुड्स होंगे वाई के, यानी समोसे के और बर्गर के, वो आर के मुकाबले तो ज़्यादा होंगे बट क्यू के मुकाबले कम। अब कंज्यूमर तो रैशनल है, ही ट्राई टू मैक्सिमाइज, और उसके पास इतना बजट है कि और इंडिफरेंस कर तक जाए। बजट लाइन तो बनी हुई है ना, वो बजट है उसका। अब वो क्यू को चूज़ किया उसने। अब क्यू आया IC3 में। अब मेरे को तुमसे एक प्रश्न है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि क्यू हैज़ मोर नंबर ऑफ गुड्स वाई एंड मोर नंबर ऑफ गुड्स एज कंपेयर टू एस कॉम्बिनेशन एंड एज कंपेयर टू आर कॉम्बिनेशन? एग्री? क्योंकि वो IC3 में है। सही है कि नहीं सही है? अब आप लोगों से टी, अब टी भी तो IC2 में है और H IC1 में है, तो ये तो आने ही नहीं वाले। तो एज ए रैशनल कंज्यूमर यू विल चूज क्यू। इट हैज़ मोर ऑफ गुड वाई और मोर ऑफ गुड एक्स। एग्री? तो कंज्यूमर यहाँ तक जाने की पूरी कोशिश करेगा। अब आप लोग सर आगे का एग्जांपल दीजिए। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर वो आर में जाता है तो अंडर स्पेंडिंग, एस में जाता है तो अंडर स्पेंडिंग, क्योंकि बजट है ना उसके पास, पैसा है क्यू तक जाने का, तो जाना भाई। और अपन ने पढ़ी भी कि तू पूरा पैसा खर्चा करने वाला दोनों गुड्स पे। एस पे टी पे गए तो अंडर स्पेंडिंग, एच पे गए तो अंडर स्पेंडिंग। और ये IC4 और 5 पे जाने की अपनी औकात ही नहीं है, क्योंकि अपने पास इतनी इनकम नहीं है। उसके लिए अपने को और बजट लाइन एक्सटेंड करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ? समझ में आया मैंने क्या बोला आप लोगों को? पक्का? ओके तो ओवर द लाइन जो है वो ओवर स्पेंडिंग हो जाएगी या ओवर द बजट हो जाएगा, और जो RSTH है वो अंडर स्पेंडिंग। क्यों क्या होगा आपका, है ना, ऑप्टिमम स्पेंडिंग। जितना पैसा था मैंने पूरा खर्च कर दिया दोनों गुड्स पर, और मुझे क्या मिला, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। पक्का समझा आपको? ऐसी मैं कई बजट लाइन बना सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। फिर वो, मगर उसके लिए मुझे इनकम को कांस्टेंट नहीं मानना पड़ेगा। फिर अपन ने ऊपर मान लिया कि जितनी थी पूरी खर्च हो गई, और जो कॉम्बिनेशन जब शिफ्ट हो रहे हैं तो उस वक्त दोनों के प्राइसेस कांस्टेंट है, उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं है। इसको हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। इंडिफरेंस मैप जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी बना हुआ है। तो इस पॉइंट पर अपन क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो।
इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या होता है? जब दो वेरिएबल मिलते हैं, कौन से दो वेरिएबल मिले यहाँ पर? प्राइस इक्वल्स टू बी, जितना बजट उतना प्राइस, मतलब उतना मैंने खर्च कर दिया, हो गया ना इक्विलिब्रियम पोजीशन टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अगर मैं इन पे जाता आर और एस पे तो प्राइस इज लेस देन बजट होता, फिर डिसइक्विलिब्रियम हुआ। टी पे भी जाता डिसइक्विलिब्रियम। लॉजिक समझ रहा है ना? ओके, तो ये आपको चिल्लर जैसे समझ में आ जाएगा। जो मैंने ऊपर पढ़ाया ना, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वही लिखा है, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वही लिखा, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। मतलब आपको लगेगा कितना बड़ा पैराग्राफ है, बट ऐसे जो मैंने समझाया वो ऐसे। तो आपसे वो पूछेगा आप क्या चूज करोगे, तो आपका आंसर होगा क्यू, दैट शोज दैट आई एम गेटिंग ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन बिकॉज ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो आपसे पूछेगा अगर आपको हायर एंड डिफरेंस कर में जाना है और IC4 IC5 में, कंज्यूमर तो रैशनल होता है, पता इनकम कांस्टेंट है ना, इनकम बढ़ेगी तो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ओके। और अगर आप रिवर्स आने बोल रहे हो तो वो अंडर स्पेंडिंग होगी, फिर वो ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ हुआ? आपने तो अपने सेटिस्फेक्शन को रोक लिया। ये फॉर्मूला मत भूलना। देखो, कंज्यूमर जब इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहता है बजट लाइन पर, जो टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व है, समझते हैं ना टेंजेंट? ये टेंजेंट होती है ना, ये टेंजेंट है ना, ये हुआ ना, टेंजेंट हुआ ना। तो उसका फॉर्मूला है वो क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मतलब जितना पैसा था उतना मैंने खर्च कर दिया, मतलब जो मैंने समोसे पे पैसे खर्च किए मुझे उतनी ही मार्जिनल यूटिलिटी मिली। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है ये नहीं बता पाऊंगा मैं, पढ़ा दिया हूँ। मतलब जितना मैंने आखिरी रुपया खर्च किया समोसे पे मुझे उतना ही एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10 रुपये खर्च किए आखिरी समोसे पर तो मुझे सेटिस्फेक्शन में कितना मिला? 10। उसके पहले वाले समोसे में डेफिनेटली 10 से ज़्यादा मिल रहा होगा, तभी तो गया ना वहाँ तो। और सेम वाई वाले पे होगा, मान लो वो गुड्स 20 रुपये का है, तो उसका जो, मान लो उसको 3 क्वांटिटी में खरीदा बर्गर को मैंने, जो थर्ड बर्गर है उसकी क्वांटिटी से जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला वो कितना होगा? 20। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़े थे अपने 12 में, एग्जैक्टली वही है। मतलब तुमने जो पैसा खर्च किया समोसे में और बर्गर में, तो उनकी जो लास्ट यूनिट होगी, जैसे 5 समोसे यानी 5th और 3rd बर्गर है ना, तो ये जो लास्ट यूनिट है इनसे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है और तुम्हारा जो प्राइस है उसकी वैल्यू इक्वल है। क्योंकि अगर तुम 6वें समोसे में जाते हो तो मतलब तुम प्राइस ज़्यादा पे कर रहे हो बट उतना मज़ा नहीं आ रहा। तुम 4th बर्गर में जाते थे, तुम प्राइस ज़्यादा पे कर रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा। तुम अगर 4th समोसे में रहते हैं तो तुम और पे कर सकते हो और मज़े ले सकते हो। लॉजिक समझ रहा है? इस फॉर्मूले को प्लीज़ मत भूलना, ठीक है? ओके, एट टेंजेंसी पॉइंट, टेंजेंट है ना यार, क्यू पॉइंट, स्लोप ऑफ द प्राइस लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व आर इक्वल, हुए कि नहीं हुआ? इक्विलिब्रियम पॉइंट, टेंजेंट और कर्व मिल गया वहाँ पर आके। ठीक है, ओके। इंडिफरेंस कर्व शोज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई। किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग, जल्दी बताओ इस डायग्राम में? सर वाई को कर रहे हैं, किसके लिए? एक्स के लिए। वाई से पैसा निकाल के एक्स में डाल रहे हैं, यही था ना, अपन यही पढ़े थे ना, सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। फॉर्मूले मत भूलना, वो पूछेगा इन फॉर्मूलों को क्वेश्चन में। टेंजेंसी पॉइंट पे क्या होता है, तो उसमें प्राइस लाइन कहते हैं PL और IC, और वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, है ना। P इक्वल्स टू B भी कह सकते हो, P इक्वल्स टू बजट लाइन भी कह सकते हो, P इक्वल्स टू I भी कह सकते हो, इनकम भी कह सकते हो। देखो यहाँ फॉर्मूला दिया है, जो स्लोप है प्राइस लाइन का वो इंडिकेट करता है द रेशियो बिटवीन द प्राइस ऑफ 2 गुड्स। तो अपन एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट उस पॉइंट पर, Q पॉइंट पर क्या है, इस रेशियो में आ चुका है कि हम दोनों गुड्स पर अपने पूरे 100 रुपये खर्च कर चुके हैं। यानी Q ये कह रहा है, मान लो ये अगर 20 रुपये का है, ये 10 रुपये का है, तो ये एडमिट हो चुका है कि मैंने इसमें पूरे अपने, ध्यान देना है ना, दोनों मिला के मैं अपने 100 रुपये खर्च कर चुका हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये 10 रुपये का था, तो इसकी 5 क्वांटिटी खरीदा, 6 ले लेते हैं चलो, समोसे की 6, और बर्गर 20 रुपये का था, तो इसकी कितनी खरीदूंगा मैं? 2 खरीदूंगा ना। हाँ 20 रुपये का। तो आपका सामान लेना है कि जो 6वां वाला था, है ना, उसका जो सेटिस्फेक्शन था वो 10 था, और जो सेकंड वाला था वो सेटिस्फेक्शन था वो 20 था, और इसके पहले जितने थे उनका सेटिस्फेक्शन 10 रुपये से ज़्यादा था, और पहले वाले बर्गर का सेटिस्फेक्शन 20 रुपीज़ से ज़्यादा था। यहाँ वो इक्वल हो चुका है, वो आपको मान लेना है, ठीक है। इस पॉइंट पर भूलने का नहीं है कुछ भी, ओके। ये फॉर्मूले नहीं भूलने का। पूछेगा आपसे वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब जब आपने सब्स्टिट्यूट किया समोसे को बर्गर के लिए, किया ना, समोसे से पैसा निकाल के बर्गर में डाला, तो MUX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल्स टू, इक्वल हो गया ना इक्विलिब्रियम,
प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। दोनों के प्राइस अलग नहीं है, सॉरी दोनों के प्राइस अलग हैं, 20 रुपये और 10 रुपये, बट क्यू पॉइंट पर हमको जितना खर्च करना था हमने उतना ही खर्च किया। मतलब क्यू पॉइंट पर हमको क्या हुआ कि जो सेटिस्फेक्शन मुझे आखिरी समोसे से मिल रहा था वही सेटिस्फेक्शन मुझे आखिरी बर्गर से मिला। ठीक है, तो क्या लिखा इसमें, कंज्यूमर तभी इक्विलिब्रियम में आता है व्हेन प्राइस लाइन इज टेंजेंट टू, सिंपल हो गया ना, टेंजेंट बोला मतलब प्राइस लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, ओके। और ये ऑर्डिनल यूटिलिटी है, कार्डिनल नहीं है, ध्यान रखना, ये ऑर्डिनल है, अपन रैंक ऑर्डर में प्रेफरेंस में डाल रहे हैं। दूसरी बात, क्योंकि कार्डिनल यूटिलिटी होती है तो वहाँ सिंगल कमोडिटी होती है, यहाँ मोर देन वन है, 2 कमोडिटी है ना, और अपन एम ऑफ मनी को कांस्टेंट कर ही नहीं रहे हैं। याद है अपन पढ़ते थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वहाँ पर एज्यूम कर लेते थे कि वैल्यू ऑफ मनी जो है, मतलब एडिशनल वैल्यू ऑफ मनी जो है वो सबके लिए सेम है। यहाँ नहीं मान रहे अपन ऐसा, यहाँ पर देख रहे हैं एडिशनल वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिफरेंट है गुड्स के लिए, डिफरेंट गुड्स के लिए। और हमने यहाँ डिवाइड कर लिया कि इनकम इफेक्ट अलग चीज़ होती है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अलग चीज़ होती है। हम जब मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते थे तो वहाँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी पढ़ते थे, लॉ ऑफ डिमांड में भी, है ना। यानी यहाँ पर हमने देख लिया कि इनकम इफेक्ट इज अ डिफरेंट थिंग एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज अ डिफरेंट थिंग, है ना। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब यहाँ पर कुछ उल्टा है ना, हम दोनों को यूज़ करेंगे बट दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट भी है, नॉर्मल सब्स्टिट्यूट, बट उसका इनकम से यहाँ लेना देना नहीं है, फिक्स इनकम में ही हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग कर देना, एक्सोलेट। एक एक वर्ड पे ध्यान देना जो मैंने पढ़ा, ये मेन है। फॉर्मूला पूछेगा इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये पूछ सकता है आपको, ये जो वर्ड्स है ये आ सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने को पूछती हैं। और ये जो कंपैरिजन है ना नीचे वाले 4 पॉइंट का, ये कार्डिनल लॉ से कंपैरिजन है कि उसमें क्या था, इसलिए उसको सुपीरियर मान रहा है वो यूटिलिटी के मुकाबले, कि इसमें यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर रहे हैं, हम इसको ऑर्डर में रख रहे हैं, है ना। फिर हम एक से ज़्यादा कमोडिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर हम वैल्यू ऑफ मनी को कांस्टेंट नहीं मान रहे, हम मान रहे नहीं वो डिफर करती है कमोडिटी टू कमोडिटी, पर्सन टू पर्सन, ऐसा अज्यूम करें। और इनकम को हमने सब्स्टिट्यूट से यहाँ पर अलग कर लिया कि इनकम का सब्स्टिट्यूट से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनकम तो उतनी होने के बावजूद भी आप एक गुड्स को सेक्रीफाइस करके दूसरे में उसको स्पेंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तभी तो वो कॉन्वेक्स आया ना। ठीक है, क्लियर है। एक एक वर्ड पे फोकस करना मेरे बच्चों, अच्छे से पढ़ने का, ठीक है।